प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे निरंतर वीडियो देने के क्रम में मैं शुरुआत किया था प्री हिस्ट्री के बाद प्रोटो हिस्ट्री, और मैं बताया था कि प्री हिस्ट्री जो इंडिया में 5 लाख से लेकर जो आपका प्री हिस्ट्री चला, 5 लाख से 5,000 तक स्टोन एज चला और 5,000 से 2,500 तक जो है कॉपर एज चला। तो स्टोन एज और कॉपर एज को प्री हिस्ट्री के तहत हम पूरा विस्तार पूर्वक वीडियो में बोल चुके हैं। अब जो है प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री में आप जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 से 1500 बीसी और 1500 से 600 बीसी जो है वैदिक पीरियड का जो समय है, मैं इंडस वैली को भी विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूं। अब प्रोटो हिस्ट्री के तहत हिस्ट्री के तहत 1500 से लेकर 600 बीसी तक जो सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहा गया और इसके फाउंडर आर्य हैं। तो पहला मैं बताया था कि 1500 से लेकर 1000 बीसी ऋग्वेदिक काल है और 1000 से लेकर जो है 600 बीसी उत्तर वैदिक काल है। तो ऋग्वेद में हम सिर्फ ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं और उत्तर वैदिक काल जिसे 1000 से 600 बीसी कहा गया, उसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अर्णयक, उपनिषद, वेदांत, पुराण तमाम सारी चीज का अध्ययन करते हैं। तो ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में मैं ऋग्वेदिक काल की भौगोलिक स्थिति को पूरा बताया था कि आर्य कैसे कैसे आए, सप्त सैंधव, फिर इसके बाद बोगाज को विलेज पूरा रेफरेंस दिए थे कि आर्य मध्य एशिया के वासी थे, विभिन्न प्रकार के इतिहास क्या क्या मत दिए हैं, इसको मैं प्रूव किया था वीडियो में अपना। इसके बाद अब जो शुरू हो रही है ऋग्वेदिक काल, प्रोटो हिस्ट्री में सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। तो ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति क्या थी? तो फ्रेंड्स ये बताएं कि आर्य जो आए थे पशु को चराते हुए अच्छी घास के लिए पंजाब की भूमि पर आए थे। तो ईरान से चले, उसकी मुख्य संपत्ति पशु थी और भारत में पंजाब में अच्छी घास थी, इसलिए वो ईरान और इराक से अफगानिस्तान होते हुए पंजाब की भूमि पर अपनी पशु की अच्छी घास के लिए वो आए। तो निश्चित तौर पर जब आए तो उनका जो जीवन में अस्थायीपन नहीं है, वो घुमक्कर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और पशु को चराते हुए चारागाह के लिए वो पंजाब की भूमि पर निवास करने आए। तो भारत में जब आए तो उनकी झगड़ा अनार्य से हुई और अनार्य में दास और दस्यु को मैंने बताया था। दास ने आर्य सभ्यता को मान लिया, लेकिन दस्यु क्या करते थे, आर्य की जो मुख्य संपत्ति है गाय, उसकी चोरी कर लेते थे और उसे पशु चोर कहा गया और पशु चोर को हम लोग उस समय पन्नी कहते थे। तो निश्चित तौर पर आर्य के जीवन में घुमक्कर स्थिति है, अस्थायी जीवन नहीं है। वो कबीले की भांति एक जगह से दूसरी जगह वो घूम रहे हैं पशु की चारागाह के लिए। अब बात होती है, इतना होने के बावजूद ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि वो आर्य में जो है ऋग्वेदिक काल में सामाजिक स्थिति है ही नहीं। ऋग्वेदिक काल की जो समाज है, तो ऋग्वेदिक काल की जो समाज की जो सबसे निचली कड़ी है उसको कुल या गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल माने परिवार या गृह माने भी परिवार होता है। और इस परिवार के जो प्रमुख हैं उसको कुलपति या गृहपति कहते हैं। अभी घर के गार्जियन होते हैं, पिता होते हैं, तो वह जो पिता होते हैं उसको कुलपति या गृहपति कहते हैं, है ना। तो परिवार जो है ऋग्वेदिक काल की जो समाज की सबसे छोटी इकाई है, कुल या गृह है, जिसके प्रमुख को कुलपति या गृहपति कहा जाता है। अब बात होती है कि उस समय जो परिवार रहते थे, नाना, दादा, दादी, संयुक्त परिवार के लोग रहते थे, यानी कई पीढ़ी के लोग एक जगह सामूहिक रूप से रहते थे, जिसे संयुक्त परिवार कहा जाता था।
और संयुक्त परिवार को उस समय नृप्त कहते थे। क्या कहते थे? नृप्त। और उस समय की जो स्थिति थी कि उस समय जो स्त्री की स्थिति थी वो काफी अच्छी थी। ऋग्वेदिक काल में स्त्री की स्थिति काफी अच्छी है। ऋग्वेदिक काल में समूचे प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे मजबूत स्थिति औरत की ऋग्वेदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल में औरत को सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है और राजनीतिक अधिकार भी है। तो उस समय जो औरत होती थी वो जो है गाय से दूध दूहने का काम करती थी। और यही कारण है कि उस समय औरत को जब गाय में दूध दूहती थी तब उसे दूहत्ती कहा गया। औरत जो है अपना कढ़ाई और बुनाई का भी काम करती थी, उसे सीरी या पेशकरी भी कहा जाता था। औरत जो है राजनीतिक में भाग लेती थी। उस समय 3 राजनीतिक संस्था थे, विदत सभा और समिति में। औरत विदत सभा और समिति में खुलकर बोलती थी। औरत अपने पुरुष के साथ यज्ञ में भाग लेती थी और औरत को पूर्ण रूप से शिक्षा लेने का भी अधिकार प्राप्त था उस समय। अब आपको बता दें कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में मंडूक सूक्त में शिक्षा का जिक्र आया है और एक ऐसी औरत का जिक्र आया है जो जीवन भर कुमारी है और उसको ओमाजू कहा जाता है। और शादी तक जो शिक्षा प्राप्त कर रही है औरत, उसको सद योद्धा के नाम से जाना जाता है। और जो जीवन भर कुमारा रहकर औरत शिक्षा प्राप्त करती है उसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर मैं कई कॉन्सेप्ट के बहुत सारे डिटेल को बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जो है उस समय जो औरत की जो पहनावा ओढ़ावा थी, कमर से नीचे वह जो वस्त्र पहने जाते थे उसको नीवी कहा जाता था और कमर से जो ऊपर वस्त्र पहना जाता था उसको वास कहा जाता था और ऊपर से ओढ़ने वाले वस्त्र को अधिवास कहा जाता था। और उस समय पगड़ी जो पहनती थी उसको उसनवी कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। अब बात होती है कि उस समय वो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, क्योंकि वो गाय से दूध होता था और दूध से वो लोग दही बनाते थे और दूध का प्रयोग वो खीर को बनाने में भी करते थे। तो आर का जो है मुख्य जो है भोजन दूध से जो बनी हुई चीज घी है, खीर है, दही है, उसका वो ज्यादा सेवन करते थे। और हम लोग भी आर्य के वंशज है, इसका प्रयोग ज्यादा होता है दूध, दही और घी का। और वे लोग मांसाहारी में भेड़ और बकरा का मांस खाते थे। मांसाहारी में क्या खाते थे? भेड़ और बकरा का मांस खाते थे। और मनोरंजन में वो क्या करते थे? रथ दौड़ जो है उस समय मनोरंजन के मुख्य साधन थे। बीना उस समय मनोरंजन के मुख्य साधन थे, क्योंकि आर्य जो है घोड़े को चराते हुए घोड़े के साथ वो भारत आए थे और तलवार से वार करके अनार को पराजित किया था। तो घोड़ जो रथ दौड़ है उसका मुख्य मनोरंजन का साधन है। तो मैं ऋग्वेदिक काल की सामाजिक स्थिति को विस्तार से बोला हूं वीडियो में। आप इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को पूरा सुनी, बार बार सुनी, क्योंकि यूपीएससी के मेंस में भी कई बार इससे कई क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं। तो मेंस के तो को लिखते हुए मैं पीटी को भी फैक्ट को पूरा किया और मेंस के कॉन्सेप्ट को भी मैं वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं, कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, ताकि आपकी किसी प्रकार के न पीटी में दिक्कत हो न मेंस में दिक्कत हो। पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मैं वीडियो को बोल रहा हूं। अब अगले फ्रेंड्स, अगले जो वीडियो में मैं बोलूंगा तो ऋग्वेदिक काल की जो है इकोनॉमिकल स्थिति, रिलीजियस स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति, ये सब आगे वीडियो के क्रम में होंगे। आप वीडियो को बार बार रेगुलर देखिए और मुझे ये इस बात की खुशी है कि आप बार बार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो मेरे पसंद कर रहे हैं हजारों लोग। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैलाइए, क्योंकि आप ज्यादा दूर तक फैलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ लेंगे। कॉन्सेप्ट हर बच्चे का क्लियर हो जाएगा और हर किसी भी एग्जाम को वो पीटी और मेंस को क्रैक करने में वो सफल हो जाएंगे। और मेरी भी दिल की यही इच्छा है। इसी के साथ अपने वीडियो और अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।